नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग रवि यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी टियर 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा सजीव किससे बने होते हैं। सेकेंड टॉपिक है हमारा कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। और सेकेंड टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। सेकेंड है कोशिका भित्ति, थर्ड केंद्रक, फोर्थ कोशिका द्रव्य, पांचवा टॉपिक है हमारा कोशिका अंगक। और पांचवें टॉपिक का फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक है अंतर्द्रव्यीय जालिका और गोल्जी उपकरण। थर्ड है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। 5 और 6 है प्लेसिटड और रसधानियाँ। और तीसरा टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। और ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर का। और टोटल 40 प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 9th साइंस चैप्टर 5 से लिया गया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद महत्वपूर्ण पाठ, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। और कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क पर एक पतली परत का अध्ययन किया। और इन्हीं कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसी बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कमरा दिखाई पड़े। और उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार द्वारा अलग है। और उन्होंने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका रखा। और सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग कोशिका होते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है सजीव कैसे बने होते हैं। अब हम उसी पॉइंट को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनते हैं। जैसा कि आप चित्र 5.2 में देख रहे हैं, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, इसमें केंद्रक और कोशिका को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले जानते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती हैं। और इसी कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। और ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया हो सकती है। और इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो ध्यान से सुनिएगा, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य संपन्न हो वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। दो या दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं। और शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण हो गए कवक, पादप तथा जंतु। तो अब आप जान गए होंगे बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं। और इसे भी जान लेते हैं, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। और दूसरा, सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इसे भी जाने से। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। और कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले जीवित कोशिका का पता ल्यूवेनहॉक ने 1674 में लगाया था। तीसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया।
फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेई पुरुकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया। अगला पॉइंट है हमारे इंपॉर्टेंट, दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया, और उन्होंने एम स्लीडन ने 1838 में और टी स्वान ने 1839 में बताया था। ये दो जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था 1838 में 1839 में। अब हम मानव शरीर के कुछ कोशिकाओं को भी देख लेते हैं। जैसा कि चित्र 5.3 में आप देख रहे हैं मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, तो इसमें वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका और रुधिर कोशिका। तो आप एक बार क्विक देख लें, चिकनी पेशी कोशिका, रुधिर कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये सभी मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं। और इस पॉइंट में कुछ कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिका अमीबा, और दूसरे में ये बताया गया है कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। और इसका उदाहरण हो गया तंत्रिका कोशिका। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है एक कोशिकीय जीव के बारे में बताया गया है, और ये पॉइंट बहुकोशिकीय के लिए बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है जैसे कि मनुष्य में, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे हो गया कि मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और आमाशय भोजन का पाचन, और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। और ये पॉइंट बताया गया कोशिकांगों के बारे में। तो याद रखिएगा कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। तो याद रखिएगा कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है, और ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। और इसे भी याद रखिएगा कि सभी कोशिकांगों में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। और प्रश्न 2 जो पूछा गया है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सेकेंड टॉपिक है हमारा कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। अब हम इस टॉपिक से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा उसे अब जान रहे हैं। तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि कोशिका का अध्ययन हम सूक्ष्मदर्शी से करें तो प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुण दिखाई देंगे, और ये गुण हैं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। और इन्हीं 3 गुणों के कारण कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से परस्पर क्रियाएं संभव हैं। तो अब जान रहे हम लोग ऐसा कैसे होता है। तो याद रखिएगा कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उनकी बाह्य पर्यावरण से परस्पर क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण होता है, और इन्हीं गुणों में सबसे पहले कारण को हम जान रहे हैं प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल रहा वो आपको बताया जा रहा। तो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है, और कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। अब हम जानते हैं कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। तो जैसे कि पहला यहाँ पर बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं, और ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, और कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। अब जानते हैं परासरण क्या होता है। जब जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है तो इसमें यह बताया गया है कि यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि यदि कोशिका को तनु विलयन वाले
जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। एक और बताया गया है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ सकता है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यह कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ सकता है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट घटनाएं बताई गई थी। फर्स्ट ये वाला था जो आपको बताया गया, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया गया कि ये बाहर आ जाएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्रियाकलाप 5.3 से। तो यहाँ पर अंडे से परासरण को दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाते हैं तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडा फूल जाता है, क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। और इसे भी याद रखिएगा, कवच अधिकांश कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और दूसरा क्रियाकलाप में यह बताया गया है कि इसी प्रकार एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखें और 5 मिनट के बाद अवलोकन करने पर क्या होता है। तो यह अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्रित है। अगला हमारा पॉइंट निकल कर आता है क्रियाकलाप 5.4 से। तो यहाँ पर जो क्रियाकलाप किया गया उसमें यह बताया गया है कि सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखने पर और उसके बाद शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखने के बाद क्या होता है। तो यहाँ पर 2 अंतर बताया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब उन्हें जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गए। और दूसरे में यह बताया गया है कि जब किशमिश को सांद्रित घोल में रखा गया तो जल को बाहर निकालकर सिकुड़ गई। तो याद रखिएगा, जब किशमिश को सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकालकर सिकुड़ जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकीय परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। और पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार इसे भी याद रखिएगा कि कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। तो हमारा अभी यही टॉपिक चल रहा। अब हम लोग जानेंगे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। तो ये पॉइंट आपको बता दिया गया। अब हम लोग प्लाज्मा झिल्ली को जानेंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली लचीला होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो इसे याद रखिएगा कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। और प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। तो इसे याद रखिएगा कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। और इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इन सभी पॉइंटों को याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस क्या होता है और अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कोशिका भित्ति। तो एक बार पिछले पॉइंटों को क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो एक बार प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली का क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, संरंध्र होती है, यानी कि यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है। अब कोशिका झिल्ली के महत्वपूर्ण कार्यों को बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा।
तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है और यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है और अंदर के अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अगला टॉपिक हमारा कोशिका भित्ति। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है और पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। तो याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है कि एक बहुत जटिल पदार्थ है। यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पदार्थ को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। और इस पॉइंट में बताया गया है कि जीव द्रव कुचलन क्या होता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को जीव द्रव कुचलन कहते हैं। अब हम लोग क्रियाकलाप 5.6 में जो इम्पोर्टेंट बताया गया है उसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक पत्ती का एग्जाम्पल लिया गया है कि रियो की पत्ती की झिल्ली में छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं। तो याद रखिएगा, पत्ती की झिल्ली में छोटे छोटे हरे कण दिखाई देते हैं, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और इसमें एक हरा पदार्थ होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। और यहाँ पर जो क्रियाकलाप किया गया है वो बताया गया है कि रियो की पत्ती को कुछ मिनट तक जल में उबालते हैं और इससे पत्ती की सभी कोशिकाएं मर जाती हैं। तो इस क्रियाकलाप से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषित की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। तो याद रखिएगा, केवल जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, ना कि मृत कोशिकाओं में। और कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है और ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति एक अतिरिक्त संरचना है जो पौधों में पाई जाती है। अगला हमारा पॉइंट है केंद्रक। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बेसिक के तौर पर है उसे आपको बताया जा रहा, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो केंद्रक कोशिका का एक सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह थोड़ा मध्य से हटकर स्थित होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होता है। तो इसे याद रखिएगा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है और साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा कोशिका में प्रायः यह एक ही केंद्रक होता है। और तीसरा बेसिक इंपॉर्टेंट है कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। अब जानते हैं केंद्रक झिल्ली। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं और केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। तो इसे याद रखिएगा कि केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा पाता है और कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट निकल के आता है केंद्रक से। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छायाकार दिखाई पड़ते हैं और क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणुओं के रूप में अगली संतान को में जाते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो याद रखिएगा, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम में जो आनुवांशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यकताएं सूचनाएं होती हैं। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं और डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और जीन जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसमें यह डीएनए
क्रोमैटिक पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमैटिन पदार्थ क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। तो क्रोमैटिन पदार्थ धागे की तरह की संरचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। और जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है तो यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है। और अगले पॉइंट में बताया गया बैक्टीरिया के बारे में। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, इसे याद रखिएगा। तो जैसे कि बताया गया है कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिन जीवों को कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकेरियोट कहते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहते हैं। और प्रोकैरियोट कोशिकाओं में भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। आप चित्र 5.4 में देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को। चित्र 5.5 प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें राइबोसोम, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिकाएं होती है। और प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल प्लेसिटेड में होता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषित बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लेसिटेड में होता है। अगला पॉइंट है हमारा कोशिका द्रव्य। तो ध्यान से सुनिएगा, कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। और प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था और इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है जिसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिसे कोशिका का अंगक कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे याद रखिएगा, कोशिका द्रव तथा केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से जीव द्रव कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ही बताया गया है कि कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं। और इसे में एक और पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसे अपने से बताया जा रहा है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। अगला पॉइंट बताया गया है, कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। तो इसे ऐसे याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। और इसे झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लिखित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका के मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता। तो यहाँ पर एक बेसिक बात बताया गया था जो आपको बताया गया, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताए गए हैं 4 पॉइंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम 1 होता है और क्रोमोसोम 1 से अधिक होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। और इससे आगे भी जो पॉइंट बताया गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को, तो उसको याद कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा कोशिका अंगक। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें। तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहें।
और इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। और ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि यह यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग करता है। अब हम लोग अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लेसिड अंगों के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है 5.2.5 का फर्स्ट, अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी ER। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो अंतर्द्रव्यीय जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। और अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी RER तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। और इसे भी याद रखिएगा, राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है और RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ACR वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। और इसे भी याद रखिएगा, ACR वसा तथा लिपिड प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं और इस क्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। आप चित्र 5.5 में देख सकते हैं जंतु कोशिका, गोल्जी उपकरण, प्लाज्मा झिल्ली, तारक केंद्रक, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रकीय झिल्ली, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। आप इन सभी को देख सकते हैं जंतु कोशिका में। आप केंद्रक को देख सकते हैं, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी को याद कर लीजिएगा। ये सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी ER का एक कार्य कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य मुख्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिका के कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रवी ढांचे का कार्य भी करती है। और एक वर्ग जंतु जिसे केसुरुकी भी कहते हैं कि यकृत की कोशिकाओं में ACR विष अथवा तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखिएगा। ER यानी अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य भी करती है। और एक वर्ग के जंतुओं के यकृत की कोशिकाओं में ACR यानी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है सेकेंड, गोल्जी उपकरण। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तो केमिको गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है और जिसे कुंडिका भी कहते हैं। इन झिल्लिकों का संपर्क ER यानी कि अंतर्द्रव्यीय जालिका झिल्लिकों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती हैं। आप चित्र 5.6 में देख सकते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, कोशिका द्रव, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रकीय झिल्लिका, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, हरित लवक, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रक, इन सभी को आप देख सकते हैं। और ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और इन्हें अन्य कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। 5.2.5 का थर्ड है हमारा लाइसोसोम। तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं यानी RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं इसका।
तो संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और खुरदरी अंतःद्रवी जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं और इन एंजाइमों को कौन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका इन एंजाइमों को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये बाहरी पदार्थों एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं और कोशिका के अंदर आने वाली बाहरी पदार्थ को बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। और यहाँ पर वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी के बारे में बताया गया है। तो कैमिलो गोल्जी का जन्म 7 जुलाई 1843 को ब्रेसिका के समीप कोरकटो में हुआ था। तो इस पॉइंट में जो कैमिलो गोल्जी के बारे में बताया गया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की थी और इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना गया। तो इसमें आप इसे अपने से भी पढ़ सकते हैं जो बताया गया है कैमिलो गोल्जी के बारे में। इनकी पूरा जो डिटेल्स है यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं अपने से भी। अगला पॉइंट है हमारा 5.2.5 का 4 से माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है उसे आपको बताया जा रहा। तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है और माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत अधिक विलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है और ये सब जो बताया गया बेसिक बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो याद रखिएगा, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं और एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा और शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्लेसिटेड। तो प्लेसिटेड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं और प्लेसिटेड दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लेसिटेड तथा दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लेसिटेड। तो इसमें ऐसे याद रखिएगा कि प्लेसिटेड दो पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, प्लेसिटेड केवल पादप कोशिका में स्थित होते हैं और प्लेसिटेड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है।
और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, प्लेसिटड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेसिटड भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अगला टॉपिक है 5.2.5 का 6 रसधानियाँ। तो रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ होती हैं और जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानियाँ की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। और इस पॉइंट में बताया गया है कि पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव भरा रहता है, ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। तो जैसे कि हम जाने कि प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। अतः कोशिका जीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। और अगला टॉपिक है हमारा कोशिका विभाजन। तो याद रखिएगा, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं और दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। पहला है सूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मृत कोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। आप चित्र 5.7 में देख सकते हैं संतति कोशिकाएं, गुणसूत्र, मातृकोशिका। तो याद रखिएगा, नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं और सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृकोशिका भी कहते हैं, विभाजित होकर दो समृद्ध संतति कोशिकाएं बनाती हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिकाओं के समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं उत्सर्जकों के मरम्मत में सहायता करती है। तो याद रखिएगा, संतति कोशिकाएं जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। अगला पॉइंट में बताया गया है कि जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है। यह एक प्रकार का अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। और जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो ही जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। आप चित्र 5.8 में देख सकते हैं। चित्र 5.8 अर्धसूत्री विभाजन। तो आप देख सकते हैं संतति कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन 2, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मातृकोशिकाएं। तो मातृकोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो याद रखिएगा, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो उसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं और नई कोशिकाओं में मातृकोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो इसे भी याद रखिएगा कि नई कोशिकाओं में मातृकोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो आपको बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई हो। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर और इन चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है। टोटल 40 प्रश्न हैं जो हम बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका है। और ये सारे प्रश्न बेसिक से एडवांस तक हैं, तो इसे कर लीजिएगा एक बार अपने से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमीबा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
केंद्रक द्रव्य। तो याद रखिएगा केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःद्रवीय जालिका। तो याद रखिएगा कोशिका द्रव में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को अंतःद्रवीय जालिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो अमीबा, पैरामीशियम, कैलोमीडोमोनास ये सभी बहुकोशिकीय हैं और एक कोशिकीय जीव। तो याद रखिएगा अमीबा, पैरामीशियम, कैलोमोडोनास ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं और कवक बहुकोशिकीय जीव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कवक। क्वेश्चन नंबर 7, वैसे जीवों में जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटोकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली। तो याद रखिएगा जंतु कोशिका के बाहरी घेरे को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो उत्सर्जन होगा, कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण और श्वसन ये सभी होंगे और प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो याद रखिएगा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। 10वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? तो ये मलेरिया परजीवी, काला जार परजीवी, अमीबा ये सभी बहुकोशिकीय जीव नहीं हैं। 11वां हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो इसमें आंसर हो जाएगा राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये आपको बताया गया था सेल्यूलोज में। तो पादप कोशिका सेल्यूलोज से बनी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे के जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण के द्वारा होता है, ओस्मोसिस हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चयनित या अर्धपारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका फूल जाएगी। तो याद रखिए जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विसरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, रंगीन प्लेसिटर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखिएगा रंगीन प्लेसिटर्ड को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। 20वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है, याद रखिएगा। 21वां हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चयनात्मक परागम्य झिल्ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली। तो याद रखिएगा कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम्य झिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्लीडेन और स्वान। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक नियंत्रित करता है। तो केंद्रक नियंत्रित करता है आनुवांशिकता को, केंद्रिका संश्लेषण को, कोशिका के विभिन्न कार्यों को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी को। क्वेश्चन नंबर 24, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आधी। तो याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। 25वां हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्लेसिटर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ल्यूकोप्लास्ट। तो याद रखिए श्वेत प्लेसिटर्ड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से किस कोशिका अंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया का। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब किसी जीवित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कोशिका फूल जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 28, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज 1940 में हुई थी। 29वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो बकरी, कवक, कुत्ता बहुकोशिकीय जीव हैं और अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी जीवित कोशिका को संप्रासी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका जैसी की तैसी रहेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में पाए जाने वाले एक ऐसे कोशिका अंगक का नाम बताएं जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्लेसिटड। तो याद रखिएगा, पादप कोशिका में पाए जाने वाले प्लेसिटड अंगक का जिसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। 32वां हमारा क्वेश्चन है कि वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में कौन सा कोशिका अंगक सहायता करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में चिकनी अंतर्द्रव्यीय कोशिका अंगक सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 33, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? तो विसरण के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली विसरण के द्वारा आ जा सकते हैं। और एक कोशिकीय जीव किस प्रकार द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं? तो एंडोसाइटोसिस के द्वारा। तो याद रखिएगा, एक कोशिकीय जीव एंडोसाइटोसिस के द्वारा भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ किस कोशिका अंगक में पैक किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गाल्जी उपकरण। तो याद रखिएगा, अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण अंगकों में पैक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैमिलो गॉल्जी के द्वारा यह खोजा गया था। तो याद रखिए, गॉल्जी उपकरण की खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38, झिल्ली से घिरे एक कोशिका अंगक का नाम बताएं जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइसोसोम। तो याद रखिएगा, लाइसोसोम एक कोशिका अंगक झिल्ली से घिरी एक कोशिका है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं लाइसोसोम में। क्वेश्चन नंबर 39, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सूत्री विभाजन। तो याद रखिएगा, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती है उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन है, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकैरियोट कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उसे यूकैरियोट कहते हैं। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई हो। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।